नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत। हर हफ्ते हम आपसे कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, या कई बार होता है कि कोई बड़ा मुद्दा आ गया तो उस पर भी चर्चा होती है। और मकसद ये होता है कि वो चीजें जो सरकार नहीं बता रही है, छिपा रही है, उसे बताया जाए। अब की बार मोदी जी ने एक बड़ा जबरदस्त ऐलान किया। एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, ये मोदी का वादा है। ऐसा लगा जैसे कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है। ये तो भीष्म जी या तो जान दे देंगे या प्रतिज्ञा पूरी होगी। प्रतिज्ञा पूरी तो होनी ही है। ये मोदी का वादा है। और ये कह के उन्होंने बताया कि किसानों को 55,000 रुपए हर साल देते हैं हम, किसान परिवार को। और भी पता नहीं क्या क्या बातें बताई। मोदी जी भूल गए कि वादा तो उन्होंने किया था सबको, गरीबों को 15 लाख रुपए देने का। 9 साल हो गए। वादा किसानों को की आमदनी दूनी करने का भी किया था 2016 में बरेली की जनसभा में। जबकि जेब में 15 लाख डालने की बात उन्होंने काकेड़ की जनसभा में छत्तीसगढ़ में की थी। 16 में ये वादा किया था कि किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। आज कह रहे कि 55,000 रुपए डालते। आज कहीं नहीं चर्चा है कि आमदनी थी क्या, इस समय क्या है। वैसे ताजा खबर ये है कि 2021 तक, हालांकि उसके बाद तो कम हुई है, जो आंकड़े आए उसके हिसाब से 10,218 किसान परिवार की आमदनी है। वो भी खेती से कम है। गैर खेती काम जो वो अन्य काम कर रहा है उससे भी उस बेचारे की ज्यादा है। और सच बात है, खेती से जो आय आ रही है उससे उसका जीवन नहीं चल रहा। और हमेशा उसकी जो मजदूरी से आय हो रही है उससे उसका जीवन चल रहा है। तो खेती खत्म हो रही है। मोदी जी को ये बात कौन बताए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। मैंने पिछली बार कहा भी था कि भाई एक बार मुझे 5 मिनट के लिए आप मौका दे दें अपने इंटरव्यू का। तब बताते हैं कि मोदी जी दूध में शक्कर मिला के पीते हैं, आपकी बिना शक्कर मिलाए पीते हैं। जो ये सवाल आप लेते हैं फिल्म वालों से अपने इंटरव्यू में, उसकी जगह रियल सवाल पूछे जाए आपसे। पूछा जाए कि बेरोजगारी 8.8% भयावह स्थिति है, ये क्यों है। बहरहाल मोदी जी को इससे कुछ लेना देना नहीं। ये एक अजीब गवर्नेंस मॉडल है जिसका छिछोरापन देखते ही बनता है। महाराष्ट्र का किस्सा लीजिए आप। अभी जब पटना में सारे अपोजिशन पार्टी सारी एक हुई तो उस पर रिएक्शन देते हुए मोदी ने कहा कि सब भ्रष्टाचारी एक हुए हैं और इतने लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार है इन सबों ने किया है। उसमें वो भी पार्टी थी जिसके लोगों को आज ईडी के चार्जेस है, उनके ऊपर ईडी के आरोप है, उसमें से 1-2 साल जेल में रहा है। वो सब जो नेता है उसको बीजेपी ने लेके अचानक इतवार को शपथ दिलाई अजीत पवार के नेतृत्व में, और इन सब पे मुकदमे हैं। सब भ्रष्टाचारी हैं। और अभी मोदी जी ने कहा था कि ये सब भ्रष्टाचारी गैंगअप हो रहे हैं। लेकिन जब वो मोदी जी के पास आते हैं तो वो गंगा में धुल जाते हैं और वो ईडी अब कुछ नहीं करेगी। अब वो शपथ ले चुके हैं, सरकार मजबूत हो गई है मध्य महाराष्ट्र में, लिहाजा कुछ नहीं होगा। इसको क्या कि छिछोरी पॉलिटिक्स के अलावा क्या हो सकता है। ये मोदी का वादा है, जरा सोचिए। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा है। और दूसरी तरफ रातों रात आप शरद पवार की पार्टी को, जिसके पहले आपने एक नाथ शिंदे को, शिवसेना को तोड़ा और सारा स्याह सफेद किया, सारा स्याह सफेद करके यू किया कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट इस समय बुरा भला कह रहा है, डांट रहा है कि आपने कानून सम्मत काम नहीं किया। गवर्नर साहब को भी डांट रहा है। और फिर वही चीज आपने फिर कर दी। गंगा में धो के आ जाएगा। वो अजीत पवार पे जो मुकदमे हैं, जो प्रफुल्ल पटेल पे हैं, जो छगन भुजबल पे है, जिनका रिकॉर्ड पुराना बहुत ही गड़बड़ रहा है, ये सब लोग अच्छे हो गए और भारत के संविधान में निष्ठा की कल शपथ ले ली उन्होंने। छिछोरापन पॉलिटिक्स का इतना घिनौना होता जा रहा है कि देश का मुखिया कहता है कि ये मोदी का वादा है। मोदी का वादा, जब मोदी आए तो उन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा।
आज जहां जहां विपक्ष की गवर्नमेंट है, वही महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति हर जगह हो रही है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, गोवा में देखा, कहां नहीं देखा, कर्नाटक में देखा। इतनी छिछोरी राजनीति भारत के 70 साल में कभी नहीं। तो और जब से उसमें वजह यह है कि इसका मुखिया उसी तरह से, उसी दावे से कहता है ये मोदी का वादा है। कि कैसा वादा होता है जी? आपने वादा किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और विपक्ष के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेके महाराष्ट्र में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये क्या है? आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, कितना सुंदर नारा था। लेकिन छिछोरेपन का जो पॉलिटिक्स है, छिछोरेपन की पॉलिटिक्स का भी अपना मुकाबला नहीं तो शौक कर रही है। अरे ये जो आदमी ये कर रहा है, ये कह क्या रहा है? कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आप जरा गौर कीजिए। सबका साथ सबका विकास, सन 2022 में 7 पत्रकार पकड़े गए और उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। वो सरकार के खिलाफ या कुछ माहौल खराब कर रहे थे वगैरह वगैरह जो चार्जेस लगाए जाते हैं। उसमें 5 मुसलमान थे, 5 मुसलमान थे, जिसमें अभी भी कुछ छूटे नहीं है, कई वर्षों से नहीं छूटे हैं। आप एक ईडी रखे हैं। ये सारे जो लोग वहां पे पहुंचे हैं, शपथ लिया है, ये सब ईडी के मारे हुए हैं, ईडी के मारे हैं। और आप ही कहते हैं कि साहब अपोजिशन करप्शन की गंगा में हाथ धो रहा था, करप्शन दिन रात कर रहा था, भाई भतीजावाद कर रहा था। हम इस समय ईडी जब उन पे कार्रवाई कर रही तो उनको बुरा लग रहा है। तो कार्रवाई तो ईडी ने अजीत पवार पे भी की है, लेकिन वो आपके साथ आ जाएगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि आपको एक नाथ शिंदे पे नकेल कसना है। किस तरह का छिछोरापन है ये? कभी कभी हंसी आती है कि कोई आदमी इतना करके भी अपने को कह सकता है। आपने बुलडोजर न्याय की शुरुआत की। दुनिया के किसी जूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि स्टेट किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दे, लेकिन आप बुलडोजर चलवाते हैं। कोई इसकी प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन उसमें घपला करके आप किस तरह से नाटक करके बुलडोजर न्याय देते हैं, और आप सरवाइव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। ये छिछोरापन के अलावा और क्या हो सकता है? आप एक और देखिए, लिंच करने वालों की संख्या पहले आती थी और काफी बढ़ी थी हाल के दौर में। एनसीआरबी ने लिंच करने वालों की संख्या देना ही बंद कर दिया। अब ये एनसीआरबी की संख्या में नहीं आता है। अब एक और चीज देखिए, 79 मंत्री हैं आपके कैबिनेट में, एक भी मुसलमान नहीं। एक कहने को एक नहीं है मुसलमान, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने पिछले इलेक्शन में 6 मुसलमानों को प्रत्याशी दिया। ये कहां कहां के थे? आप जरा गौर कीजिएगा, कितना मजाक बनता है। 6 प्रत्याशी दिए, जिसमें 3 जम्मू कश्मीर में थे। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में किस का बाहुल्य है, तो वहां पे 3 दिए जो आपकी मजबूरी थी। 2 वेस्ट बंगाल में दिए, वहां पे मुस्लिम बहुल करीब 30% मुसलमान है। तो उन इलाकों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी में है, वहां पे आपने भी मुसलमान कैंडिडेट दिए, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि रिकॉर्ड पे रहे। और लक्षद्वीप में दिए, जहां की करीब 67% से ज्यादा, 70% के आसपास मुसलमान ही है, वहां पे आपने दिया। और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और एक और कुछ जुमला जोड़ा है अभी, जो आपने अमेरिका में भी कहा। अब आप दूसरा देखिए, इसका दूसरा, जब जब चुनाव आता है, कर्नाटक में चुनाव आया, हिजाब तेज हो गया। देश में अब इस समय लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। बहुत आसान है कि आपने गौ रक्षा के धंधा शुरू कर दिया। अब गौरक्षक घूम रहे हैं पूरा गेरुआ साफा बांधे, और ये सिलसिला आपका शुरू है। गौरक्षक, हिजाब, अजान, सार्वजनिक स्थानों पर अजान, ये पूरा का पूरा करके आप सबका साथ सबका विकास कितना खूबसूरत कर रहे हैं।
छिछोरी राजनीति इससे बड़ी हो ही नहीं सकती दुनिया। मतलब शॉक्ड है दुनिया के सभ्य समाज कि क्या कोई नेता इतना कुछ करके और फिर भी कह सकता है कि ये मोदी का वादा है। पर यह है, अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका की रिपोर्ट कहती है, पूरे दुनिया भर की, उसकी 2022 की रिपोर्ट है जो अभी 15 मई को आई थी। उसमें भारत की स्थिति और खराब हो रही है। रिलीजियस फ्रीडम को लेके भारत की स्थिति और खराब हुई है। ये अमेरिका का है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बारे में वीडैम का ये अपना वो है कि भारत 100 से गिर के 108 खाने में पहुंच गया। वो ये मोदी का वादा है। प्राइम मिनिस्टर, जितने भी आप इंटरनेट पे देखते हैं, 187 दुनिया में पूरे सरकारों ने 187 बार इंटरनेट बंद करने का या गूगल से कोई वो हटाने का, जो हम लोग चर्चा करते हैं, हटाने का रिक्वेस्ट किया। इसमें सबसे ज्यादा 80 रिक्वेस्ट भारत से गए थे। कितना आपको ऐतराज है? हम लोग जब सच्चाई बोलते हैं, जब पूरा सच बताते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसमें हम 180 वो होते हैं, इसमें हम 161वें नंबर पर। ये कुछ आंकड़े मैंने इसलिए दिए हैं कि आपके रेडी उसमें रहे, दिमाग में रहे। लेकिन बात इससे भी बड़ी, एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है। ये मोदी का वादा है। मोदी के यही तो वादे हैं ना। कितना झूठे हैं ये वादे। आप वादा करके निकल जाते हैं। किसानों को आपने दूना देने का जब वादा किया तो कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट इसलिए नहीं किया, उस समय भी आपके पास किसान की आय नहीं मालूम थी। आप दूना कहां से करते ये भी नहीं मालूम था। लिहाजा दूना होना तो छोड़े, आय कम हो गई, या वास्तविक आय किसान की कम हो गई। अब ये नया जुमला लाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएं, एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। यूं कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रगतिशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको पॉलिटिक्स का अखाड़ा ना बनाए। आपने पहले ही दिन जब चुनाव उसमें गए, जनमंच पे, तो आपने पहले ही दिन कहा, भाइयों बहनों, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और ये जनता के लाभ के लिए है और ये हम ला के रहेंगे। पर्पस ये था कि वोट हमारे बदले, जनता मुतासिर हो। तो अब ये आने वाले दिनों में परवाज चढ़ेगा। और होगा क्या, इसका जब रियल ड्राफ्ट आप देखेंगे, अगर आया, वरना ये शोशेबाजी चलती रहेगी इलेक्शन तक। ड्राफ्ट आएगा इलेक्शन के डेट के 1 महीना पहले। और उसमें होगा क्या, सिर्फ एक कम्युनिटी के सिविल कोड को तरमीम किया जाएगा और उसको तरमीम करके कहा जाएगा कि इसको अब ये होमोजीनियस हो गया है, ये यूनिफॉर्म हो गया है, ताकि एक दूसरा वर्ग इससे खुश हो और एक वर्ग नाराज, उससे कोई मतलब नहीं है। खेल आप ये भी करेंगे आने वाले दिनों में कि पसमानदा वाला नया शोषा शुरू किया है। मुसलमानों की जहनियत में कहीं पसमानदा नहीं है, कहीं अशरफ नहीं है, लेकिन आपने उसको एक वेज क्रिएट कर दिया है। तो हकीकत यह है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र एक इसका उदाहरण है कि छिछोरी राजनीति में सरकारों को गिराओ, सरकारों को दबाओ, जो न दबे उसके यहाँ ईडी भेजो और फिर अपने पाले में कर। लेकिन शायद पाला आपकी थोड़ा सा महंगा पड़ा है, क्योंकि शरद पवार है और वो आपसे छोटे मास लीडर नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात हो, अब छिछोरापन का मुकाबला तो नहीं होता है, ये बात सही है। फिर कहीं आपका गवर्नर, आपका स्पीकर वही धंधा न शुरू करे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। आज अजीत पवार ने कहा कि 42 विधायक है, आज मीटिंग में सिर्फ 9 आए। अब होगा क्या, या तो अजीत पवार को आप निकालिए, अजीत पवार की मेंबरशिप जाए, क्योंकि 9 विधायक में होगा नहीं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत क्लियर है, 2/3 होना चाहिए।
और मर्जर होना चाहिए। बीजेपी में आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो पवार क्या कर रहे हैं? पवार इसको ये बता रहे हैं कि साहब ये तो ओरिजिनल पार्टी है, लिहाजा मर्ज ना करना पड़े, इसलिए वो अपने को ओरिजिनल पार्टी बता रहे हैं। 2/3 का दावा किया है, पहला ही कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है। 9 विधायक गए थे मीटिंग में, आने वाले दिनों में शायद वो भी न जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक जो डॉक्ट्रिन उसे डिफाइन किया है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कोई एंटिटी विधानमंडल दल होता ही नहीं, जो विधायक दल जिसे कहते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्टी अध्यक्ष होता है और वही उसको अपॉइंट करता है, जो विधानमंडल दल का नेता है, विधायक दल का नेता है, जो चीफ विप है उसको अध्यक्ष डिफाइन करता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने डाटा स्पीकर को और कहा कि किस हथियार से, किस मैकेनिज्म से आपने विधायक दल को पार्टी मान लिया, क्योंकि पार्टी का हर कुछ तो पार्टी अध्यक्ष करता है, तो डिटरमाइन कैसे किया? सिर्फ विधायक दल से। यहां पे भी यही होगा, यही लागू होना चाहिए कि विधायक दल पार्टी नहीं होती है, पहला। फिर आपके पास तो 2/3 भी नहीं है, आपके पास तो 9 मेंबर है, तो सदस्यता ऐसे ही चली जानी चाहिए जिसकी बात उन्होंने की। शरद पवार के लोगों ने लिख के दिया है। तो पहला काम तो विधायक सदस्यता चली जानी। अब स्पीकर करेगा क्या? इसको लेके बैठ जाएगा। कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि कितने दिनों में फैसला देगा, लिहाजा पूरी विधानसभा निकल जाएगी, कोई फैसला नहीं आएगा और ये लोग बाकायदे मंत्री बने रहेंगे। एक बार फिर संविधान की धज्जियां उड़ेंगी इन 9 मेंबर को लेके। शरद पवार तो सरवाइव कर जाएंगे, वो मास लीडर है, लेकिन अजीत पवार को तिकड़म से मोदी जी का जो ये गवर्नेंस का मॉडल है, ये जो राजनीतिक छिछोरापन है, ये इसे बचा ले जाएगा और बहुत नीचे तक ये राजनीतिक छिछोरापन आता जा रहा है। आप गौर से देखें, आपको इनको समझे। कोई आदमी क्या एक हाड़ मांस का बना हुआ, जिसमें थोड़ी तो नैतिकता होगी, जो कल जब मंच पे कहता है ये मोदी का वादा है, तो जो महाराष्ट्र में होता है वो ठीक है, जो मध्य प्रदेश में किया है, जो उत्तराखंड में किया, जो गोवा में किया, वो सब ठीक है। मोदी का वादा था तो किसान की आय दूनी क्यों नहीं हुई? आज क्यों 55,000 दिखा रहे हैं? सारे जितना भी सब कुछ है, सब्सिडी, ये वो, फर्टिलाइजर सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, सब लेके जोड़ के बता रहे हैं कि साहब 6.5 लाख करोड़ हम देते हैं। मोदी जी, आपको मालूम है किसान पैदा कितना करता है? 40 लाख करोड़ का वो पैदा करता है, और उसमें भी उसको प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए आप नहीं देते हैं प्रॉफिट कि जनरल इंप्रेशन होगा कि महंगाई बढ़ गई और ये पॉलिटिकली नुकसान करेगा। इसलिए आप किसान को वही दबा रहने देते हैं कि 40 लाख का पैदा तो करो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें हम यही भीख देते रहेंगे, 55,000 हर साल, जिसका मतलब हुआ हर परिवार को 4,000, 4,000 भी नहीं, 3,500। ये भीख देके उसको आपने कमजोर कर दिया है, इसलिए कि आप सत्ता में आने के लिए जो माहौल बने उसमें हो कि साहब महंगाई तो हमने कंट्रोल कर दिया है। आपने कुछ दिन पहले कहा था, मोदी जी का वादा था ना, टॉप, टमाटर, अनियन और पोटैटो, इसके लिए कहा था नई पॉलिसी हम बनाएंगे, और ये 4 साल हो गए टॉप को आए हुए। 4 साल क्या, शायद 6 साल हो गए। आपने टॉप बड़ी बुलंदी से कहा था, 5 साल हो गए। आज तक टमाटर आप देख रहे हैं कि किसान तो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बेच रहा है, मंडी में आते आते 120 से 160 रुपए किलो हो जा रहा है। हर सब्जी का यही हाल है, तरोई का भी यही हाल है। कोई सब्जी इस समय खाने लायक नहीं है, ये किसान को नहीं मिल रहा है, ये बिचौलिए खा रहे हैं। मोदी जी, आपका तो सबसे बड़ा बिचौलिया अडानी है, उसकी तो आमदनी बढ़ रही है, लेकिन गौर कीजिएगा, ये जो पॉलिटिक्स का ये नया दौर आया है, जिसे हम कहते हैं कि ये अजीब सा गवर्नेंस है, जिसको कि एक मदारी सरकार हम कहते हैं, मदारी गवर्नेंस। इस मदारी गवर्नेंस को और छिछोरा ये ना हो, कम से कम इसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जनता देख रही है,
लोग चीजें समझने लगे हैं, लेकिन शायद उनको जब राम मंदिर दिखा दिया जाता है तो उनको ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, भूल जाते हैं, और फिर मोदी का वादा राम मंदिर ये दिखाई देने लगता है। मोदी का वादा किसानों को दूना करना, जेब में 15,000 15 लाख डालना, ये सब वो भूल जाते हैं। इस भूलने से बचना पड़ेगा, वरना अगला 5 साल भी आपका आपके बेचे रोजी रोटी नहीं पा पाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा। अभी इतना ही। अगले हफ्ते या जब मुद्दा होगा फिर से आपके तरफ हम आएंगे और आपसे ये बातें करेंगे।